हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्सिक प्रो में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पेपर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, जिसकी एग्जामिनेशन डेट थी 2/6/2019। पिछले वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, जो हमारी इसरो की सीरीज चल रही है सभी आगामी इसरो की परीक्षाओं के लिए, चाहे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का हो, बेंगलोर का हो, चाहे अहमदाबाद सतीश धवन स्पेस सेंटर का हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर हम सभी क्वेश्चनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये उत्तर सही है तो क्यों सही है। क्योंकि अगर आपको उत्तर रटना हो तो आप इजीली क्वेश्चन पेपर और आंसर की से भी उत्तर को रट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रटते नहीं। हम क्या करते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन, Which of the following chisel is used for squaring material at the corners? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीजल, कौन सी ऐसी छेनी है जिसका प्रयोग कोनों पर पदार्थ को वर्गन के लिए किया जाता है। मान लीजिए ये कोई आपका वर्क पीस है। अब यहाँ पर जो ये कोना है, कोने पर यहाँ पर हमें मेटल को स्क्वायर करने के लिए, यहाँ पर स्क्वायर शेप में उसकी चिपिंग के लिए बेसिकली किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो इस कॉर्नर को हम स्क्वायर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। बात की जाए फ्लैट चीजल की, तो इसका प्रयोग जनरली किया जाता है चिपिंग के लिए, ठीक, कास्टिंग वगैरह के बाद चिपिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या जब भी हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है तो फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। वेब चीजल की बात की जाए तो जब हम किसी वर्क पीस में क्या करते हैं, चैन ड्रिलिंग करते हैं, तो चैन ड्रिलिंग के बाद यहाँ पर जो बीच में मटेरियल बच जाता है दो होल के बीच, उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पर है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल की बात की जाए तो इसका प्रयोग कीबे काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें क्या करना होता है, कॉर्नर पर मेटल को स्क्वायर करना होता है तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की, इन ए ड्रिल बिट द एंगल बिटवीन द चीजल एज एंड द कटिंग लिप इज नोन एज। एक ड्रिल बिट में, ड्रिल केज में जो एक ड्रिल बिट में छेनी कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का कोण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ड्रिल बिट से पूछा गया कि उसके चीजल एज और उसके कटिंग लिप के बीच का एंगल क्या होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं हम वेब एंगल, ठीक। जो चीजल लिप होता है हमारा, चीजल लिप और कटिंग लिप के बीच का जो एंगल बचता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे वेब एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेब एंगल, ओष्ठ कोण जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। इसी को बेसिकली पॉइंट एंगल के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की, 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री किसके बराबर होता है। तो बेसिकली 1 डिग्री में हमारे किसके बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक। क्या करते हैं, हम कोण को मेजर करने के लिए डिग्री, मिनट, सेकंड का प्रयोग करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कोण को मेजर करने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सेकंड होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो रेडियन होती है। एक रेडियन में 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, तो 60 सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए 34 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 100 पाई/3 एंड डायमीटर इज 20 mm, हाइट इज। यहाँ पर एक शंकु का हमें व्यास दिया गया, उसका आयतन दिया गया, उसकी ऊंचाई हमें निकालना है। तो हमें पता है जो शंकु का आयतन, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ में वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000 पाई/3 दी गई है। किसकी दी गई है, वॉल्यूम दिया गया हमें शंकु का। अब शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई को हम पाई रख देते हैं। डायमीटर में 20 दिया गया है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10 × 10 हो जाएगा, इंटू एच हमारा वैसे रह जाएगा। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 मीन्स 100 आ जाएगा, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 10 बचेगा। तो यहाँ पर हाइट कितनी निकल के आ जाएगी, 10 mm निकल के आ जाएगी। तो कोण की हाइट कितनी हो जाएगी, 10 मिलीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
35 नंबर, बेसिकली हर एक एग्जाम में WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन से कुछ साइंस के प्रश्न और कुछ मैथ के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, चैनल पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, जिसमें नियर अबाउट 25 क्लासेस अपडेट हो चुकी हैं। आप वहां से जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। बात की 35 नंबर क्वेश्चन की, द टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल। जो भी मशीन टूल होते हैं उसमें किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, जहां पर हमें क्या करना होता है, पावर को ट्रांसमिट करना होता है। लाइव एग्जांपल आप ले सकते हैं लेथ मशीन का। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड प्रयोग की जाती है, तो होती है ट्रेपेजोइडियल थ्रेड, समलंबाकार चूड़ी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एक्मे थ्रेड, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड प्रयोग की जाती है, ट्रेपेजोइडियल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बटरस थ्रेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जहां पर हमें केवल मीन्स वन डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करना होता है, बटरस थ्रेड। बी थ्रेड जनरली प्रयोग की जाती है। सातूथ थ्रेड ये आरा दांत थ्रेड होती है बेसिकली। नेक्स्ट बात की जाए 36 नंबर क्वेश्चन की, द फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड बॉटमिंग टैप डिफर्ड इन दियर। प्रथम टैप, द्वितीय टैप और तृतीय टैप जो होते हैं, हैंड टैप हमें पता बेसिकली 3 सेट में पाए जाते हैं। तो जो तीनों टैप होते हैं किसके अनुसार एक दूसरे से डिफर होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं, तो होती है टेपर लीड के अनुसार। ये कैसे अलग होते हैं, टेपर लीड के अनुसार अलग होते हैं। टेपर लीड मतलब जो उसके सिरे पर जितना चैम्फर बनाया जाता है कि इजीली क्या हो सके, वो होल में अलाइन हो सके, तो उसी को क्या कहते हैं, टेपर लीड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टैप के लिए 4 डिग्री होता है, दूसरे टैप के लिए 10 डिग्री होता है, थर्ड टैप के लिए 20 डिग्री टेपर लीड एंगल रखा जाता है। बात की जाए कितने टीथ टेपर होते हैं, तो प्रथम टैप में लगभग 6 से लेकर 8 टीथ टेपर होते हैं। दूसरे टैप में बात की जाए तो 4 से 6 टीथ टेपर होते हैं, और तीसरे टैप में 1 से 2 टीथ हमारे टेपर में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा भी यहाँ पर पहचान होता है, जो इनकी मीन्स जो टैंक होती है, जो टैंक होती है, सैंक जो होती है उस पर 1 निशान प्रथम टैप पे, द्वितीय टैप पे 2, तृतीय टैप पे 3 रिंग, कुछ इस प्रकार से आपके बने होते हैं। तो यहाँ से भी इसको हम पहचान सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की बात की जाए, Which of the following is known as fishback फाइल। निम्नलिखित में से किस फाइल को फिशबैक फाइल के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली स्पेशल फाइल के अंतर्गत आती है। तो फिशबैक फाइल किसे कहते हैं, क्रॉसिंग फाइल को फिशबैक फाइल के नाम से जानते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीट मेटल वर्कर्स एनविल इज नोन एज। जो हम सीट मेटल शॉप में एनविल का प्रयोग करते हैं, उस एनविल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेक के नाम से जानते हैं। बेसिकली क्या होता है, सपोर्टिंग टूल होता है, एक स्टेक की तरह कह लिए एनविल की तरह काम करता है, जिस पर हम पार्ट को रखकर उस पर हैमरिंग, चिपिंग, अन्य ऑपरेशन, सीट मेटल के सारे ऑपरेशन इस पर रखकर उसको करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पूछा जाए 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज डन हाई वैक्यूम चैम्बर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिसको हाई वैक्यूम चैम्बर मीन्स उच्च निर्वात कक्ष में किया जाता है, तो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग। जहां भी आएगा निर्वात या वैक्यूम, वहां पर कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग सही हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ द कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री टू द वर्क सरफेस इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है, मान लीजिए ये हमारा कोई कटिंग टूल है। ठीक, कटिंग टूल का ये हमारा क्या है, पॉइंट है। अब इसकी एक टॉप सरफेस हो गई, ये इसकी बॉटम सरफेस हो गई, ये इसकी सेंटर लाइन हो गई। अब ये इसका हो गया वर्किंग सरफेस, जहां पर ये क्या कर रही है, मान लीजिए चीजल है जहां पर ये वर्क कर रही है, तो इसके वर्किंग सरफेस के 90 डिग्री पर जो सरफेस होती है, और ये जो कटिंग, जो हमारा कटिंग टूल है, इसके क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन द टॉप फेस, जो हमारा यहाँ टॉप फेस है कटिंग टूल का, और जो उसके 90 डिग्री सरफेस है, इसके बीच जो एंगल यहाँ पर बनता है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम नाम से जानते हैं रैक एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक, और अगर बात की जाए कटिंग टूल के बॉटम सरफेस और कटिंग सरफेस के बीच का एंगल, तो इसे हम क्लियरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। बॉटम और टॉप सरफेस के बीच के एंगल को किस नाम से जानते हैं, तो उसे पॉइंट एंगल कहते हैं। एक्सिस, जो चीजल की एक्सिस होती है उसके, और जो बॉटम सरफेस होती है जहां पर हम कटिंग कर रहे होते हैं, उसके बीच के एंगल को हम किस नाम से जानते हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के नाम से जानते हैं। चीजल की एक्सिस और वर्किंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे इंक्लाइनेशन एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, रैक एंगल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, टूल चैटर इज कॉस्ड बाई। जो भी टूल चैटरिंग होती है, बेसिकली टूल्स में कटिंग करते समय वो क्यों होती है, तो टूल कोई भी हमारा चैटरिंग कब करता है, जब उसका जो क्लियरेंस एंगल होता है काफी
कम होता है। अगर स्मॉलर क्लियरेंस एंगल होगा, ठीक, तो उस समय रैक एंगल की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस समय टूल हमारा क्या करता है, चैटरिंग करता है, कुछ उसमें आवाज उत्पन्न होती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन, हाई कार्बन स्टील आर मशीन्ड यूजिंग टूल हैविंग। हाई कार्बन स्टील के जो भी जॉब होते हैं उसको मशीन करने के लिए किस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में किस प्रकार के टूल के रैक एंगल का प्रयोग किया जाता है यहाँ पूछा गया, ठीक। बेसिकली लेथ कटिंग टूल से पूछा गया है कि जब भी हमें हाई कार्बन स्टील की मशीनिंग करनी होती है तो किस प्रकार का रैक एंगल वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील क्या हमारा एक हार्ड टफ मेटल है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निगेटिव रैक एंगल रखते हैं, ठीक। ब्रास के लिए हम क्या रखते हैं, ब्रास कॉपर के लिए हम जीरो रैक एंगल रखते हैं, ठीक है। और जो भी हार्ड मेटल होते हैं उनके लिए हम निगेटिव रैक एंगल रखते हैं। अगर हमारा कोई सॉफ्ट मेटल है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पॉजिटिव रैक एंगल रखते हैं, ठीक। यहाँ से हमारा क्या सही हो जाएगा, निगेटिव रैक एंगल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया जिसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका अवकलन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है x³/1 प्लस x⁻8 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मानना होगा, क्योंकि यह x⁻8 हम इसको डायरेक्ट क्या इसका अवकलन नहीं कर सकते, तो लेट हम मान लेंगे कि x⁻4 बराबर क्या हम मान लेते हैं, u दिया गया, ठीक, u मान लेते हैं। तो x⁻4 और u का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर का हो जाएगा 4x³ और u का हो जाएगा du/dx, ठीक। du/dx जब हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या चाहिए, x³ dx की वैल्यू चाहिए। तो dx को इधर ले आते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं। तो अगर बात की जाए dx इंटू x³ की वैल्यू, तो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 1/4 du निकल के आ जाती है, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या माना, x⁻4 बराबर u माना, x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन किया तो होगा 4x³ इक्वल टू du/dx। यहाँ से हमने d को इधर ट्रांसफर किया, 4 को इधर ट्रांसफर किया, तो dx/x³ dx इंटू x³ बराबर हो गया 1/4 du। अब इसको हम क्या करते हैं, इस फार्मूला यहाँ पर सवाल में पुटअप कर देते हैं। तो जहाँ पर x³ लिखा उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 du लिख सकते हैं, ठीक। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, अब x⁻4 बराबर हमने u माना है, तो x⁻8 को क्या लिख सकते हैं, u का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू du। अब 1/4 ये चूंकि हमारा क्या है, एक नंबर है, तो नंबर को हम बाहर कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, किसका इंटीग्रेशन करना होगा, 1 प्लस u स्क्वायर इंटू du। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अब हमें फार्मूला पता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 tan इनवर्स u निकल के आ जाएगा, ठीक। और प्लस में हमारा एक नियतांक आता है जिसे हम C0 के नाम से जानते हैं, C0। अब u की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x⁻4 मानी थी, तो टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 tan इनवर्स x⁻4, ठीक। तो ये हमारा टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है 1/4 tan इनवर्स x⁻4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए 44 नंबर क्वेश्चन की, इफ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड ऑफ माइल्ड स्टील इज 20 मीटर पर मिनट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मीटर पर सेकेंड है, तो हिंदी को पढ़ के आप कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व मत करिएगा, क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा टेक्निकल एग्जामिनेशन में, क्योंकि हिंदी में क्या होता है, क्वेश्चन मिस प्रिंट होता है और लास्ट में आपका वैल्यू किसको दी जाएगी, इंग्लिश वाले को भी कंसीडर किया जाएगा। तो वैल्यू कितनी है कटिंग स्पीड की, 20 मीटर पर मिनट। रोटेशनल यहाँ पर स्पीड आरपीएम हमें कैलकुलेट करना है, जबकि ड्रिल का डायमीटर कितना है, 20 mm दिया गया है। तो हम जानते हैं अगर हमें n आरपीएम निकालना है तो फार्मूला होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000/πd, ये हमारा हो जाता है फार्मूला किसको, आरपीएम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। तो कटिंग स्पीड हमें दी गई है 20 इंटू हो जाएगा 1000/π की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू दी गई है 20, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1000 को जब हम 3.14 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेट 320 आरपीएम निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है द एंगल ऑफ प्रिक पंच यूज्ड फॉर विटनेस मार्किंग। जो हम प्रिक पंच विटनेस मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं, साक्षी चिन्ह लगाने के लिए, उसका एंगल कितना होता है।
तो बेसिकली होता है 60 डिग्री। ठीक, आपको क्लियर होना चाहिए। प्रिक पंच दो कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है 60 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉट पंच के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग बिटनेस मार्किंग, साक्षी चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होता है 30 डिग्री प्रिक पंच। इसका प्रयोग हम करते हैं सीट मेटल शॉप में या फिर डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री के सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल करने से पहले उसके सेंटर को मार्क करने के लिए किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हेलिक्स एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल डिटरमाइन द। कोई भी जो हमारी ड्रिल होती है उसमें जो हमारा हेलिक्स एंगल होता है, हेलिक्स एंगल किसको डिटरमाइन करता है, या हेलिक्स एंगल से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल बेसिकली क्या होते हैं, फ्लूइड हमारे जिस कोण पर हमारे फ्लूइड कटे होते हैं वही हमारा क्या होता है, हेलिक्स एंगल होता है। ठीक, जिस एंगल पे हमारे फ्लूइड कटे होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम हेलिक्स एंगल के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा हमें किसकी वैल्यू पता चलती है, तो इसके द्वारा हमें रैक एंगल की वैल्यू पता चलती है। ठीक, तो हेलिक्स एंगल किसको बताता है, रैक एंगल को बताता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रिलिंग जब हम ड्रिल को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ड्रिल वगैरह जब ब्लंट हो जाता है तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ड्रिल का कोण होता है जो परिवर्तित नहीं होता है, तो होता है हमारा हेलिक्स एंगल। क्योंकि ड्रिल जिस एंगल पे एक बार फ्लूइड कट जाता है वही क्या होता है, उसका एंगल हमेशा अंत तक बना रह जाता है। ठीक, तो हेलिक्स एंगल हमारा चेंज नहीं होता, बाकी एंगल क्या होते हैं, ड्रिल को ग्राइंड करने पर चेंज होते रहते हैं। तो बात की जाए 47 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ से कि 47 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको न्यूमेरिकल दिया गया है। फॉर ए टर्निंग ऑपरेशन इफ द स्पिंडल स्पीड 128 आरपीएम एंड द डायमीटर रॉड इज 25 mm, व्हाट इज द कटिंग स्पीड। यहाँ पर आपको आरपीएम दिया गया 128 आरपीएम, रॉड का डायमीटर 25 mm दिया गया, कटिंग स्पीड निकालना है। तो हमें पता है कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है, पाई डी एन अपॉन 1000 ये होता है कटिंग स्पीड। पाई की वैल्यू 3.14, डी की वैल्यू कितनी है, 25 है। इसके बाद जो हमारा मीन्स आरपीएम है कितना है, 128 है, अपॉन में कितना है, 1000 है। ठीक, 25 से हम 1000 को कैंसिल करेंगे, नियर अबाउट 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 40 को हम क्या करेंगे, 128 को कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्या आ गया, 3.14 इंटू 3.2, इन दोनों को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा कितना निकल के आएगा, 10 मीटर पर मिनट निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर, फॉर टेपर टर्निंग एंड बोरिंग। टेपर टर्निंग और बोरिंग के लिए यहाँ पर पूछा गया है क्या होना चाहिए जब भी हम क्या करते हैं, लेथ मशीन में टेपर टर्निंग करते हैं या फिर बोरिंग करते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस की, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यही बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पर टेपर टर्निंग या फिर बोरिंग की, तो जब भी हम कभी टेपर टर्निंग बोरिंग करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा टूल होता है इसको क्या करते हैं, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पर सेट करते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उपकरण टूल को हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट सेंटर हाइट पर सेट करते हैं। अगर इसको हम सेंटर हाइट से ऊपर सेट करेंगे तो क्या होता है, सेंटर हाइट से ऊपर सेट करने पर हमारा रैक एंगल इंक्रीज हो जाता है और क्लियरेंस एंगल डिक्रीज हो जाता है। नीचे सेट करते हैं तो रैक एंगल घट जाता है और क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। तो हमारे कुछ डिफेक्ट उस समय आ सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर टर्निंग लेंथी टेपर विथ ए स्मॉल टेपर एंगल द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग एम्प्लॉयड इज। छोटी टेपर कोण वाली लंबे टेपर के कर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोई एक हमारी ऐसी सिलेंड्रिकल जॉब है जिसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है, लेकिन जो टेपर का एंगल क्या है वो कम है, तो इस प्रकार के जॉब की टर्निंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। इस टेल स्टॉक को ऑफसेट करके हम किसी लंबे जॉब पर कम एंगल का टेपर काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जाता है अगर हमारा कोई स्मॉल मीन्स जॉब का लेंथ क्या है, स्मॉल है और उसका टेपर एंगल बहुत ज्यादा है, तो किसका प्रयोग करते हैं, बेसिकली उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं कंपाउंड स्लाइड और क्रॉसवरी। जो हम कंपाउंड स्लाइड को स्विवलिंग मेथड द्वारा क्या कर सकते हैं, उस समय टेपर टर्निंग कर सकते हैं। कब, जब हमें टेपर एंगल ज्यादा चाहिए होगा, लेंथ कम होगी, जिसे हम कहते हैं स्टीप टेपर के नाम से जानते हैं। इसका दोष क्या होता है, तो कंपाउंड स्लाइड के द्वारा बेसिकली दोष होता है, इसे हम हैंड फीड देते हैं तो उतनी अच्छी सरफेस फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो अच्छी सरफेस फिनिशिंग के लिए क्या करते हैं, फार्म टूल मेथड के द्वारा उसकी टेपर टर्निंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं। बात की जाए 50 नंबर क्वेश्चन की, फॉर द सेम कटिंग स्पीड लार्जर डायमीटर ड्रिल विल हैव आरपीएम कंपेयर टू द स्मॉलर डायमीटर ड्रिल।
अगर बात की जाए ड्रिल का डायमीटर ज्यादा है तो उसका आरपीएम क्या होगा, तो उसका आरपीएम क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगर ड्रिल का डायमीटर ज्यादा है तो आरपीएम कम होगा, अगर ड्रिल का डायमीटर कम है तो आरपीएम क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि हमें पता है कटिंग स्पीड बराबर हम जानते हैं पाई डी एन अपान क्या होता है, 1000 होता है। यहाँ पर डी और एन हमारे एक तरफ है, तो अगर डी और एन में हम क्या निकालें, उसका हम मतलब उसका संबंध निकालें, तो डी हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है 1/n के। ठीक, तब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात में, या डी की वैल्यू बढ़ेगी तो एन की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पर डायमीटर अधिक है तो उसका आरपीएम क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट बात की जाए 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल बिटवीन द फ्लैंक ऑफ एक्मे थ्रेड इज, एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। कभी कभी अगर पूछ लिया जाए मेट्रिक ट्रेपेजोइडियल थ्रेड या मेट्रिक एक्मे का एंगल कितना होता है, तो उस कंडीशन में हमारा 30 डिग्री भी सही हो जाता है अगर बात की जाएगी मेट्रिक की। मेट्रिक नहीं कहा गया, सिंपल पूछा गया एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो 29 डिग्री होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लेथ के लीड स्क्रू में इसका प्रयोग करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में लीस्ट काउंट ऑफ ए आउटसाइड माइक्रोमीटर 0.01, एक हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 mm दिया गया है। रेंज क्या है, 75 से 100 mm का हमारा रेंज है उसका। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया है जो उसकी बैरल की ग्रेजुएशन है 15.50 है। 10th थिम्बल डिवीजन हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो उसकी रीडिंग कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो उसकी रेंज दी गई है उसका मिनिमम वैल्यू लेना होता है। तो 75 से 100 है तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे 75। फिर बैरल ग्रेजुएशन कितना है, 15.50 दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, 10th थिम्बल डिवीजन दिया गया है, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को जब 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 हमारा 0.1 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक, क्या करेंगे हम 10 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना, 1। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 75 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। तो फिर उसके बाद हम 75 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 और 15 हो जाएगा 90। उसके बाद 0.5 में 0.1 जोड़ेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90.6 mm यहाँ से निकल के आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने ये जो क्या कहते हैं माइक्रोमीटर की जो रेंज है इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं ली है, इन्होंने टोटल इन्हीं को जोड़ लिया है, उसकी बैरल ग्रेजुएशन को और उसके थिम्बल डिवीजन को जोड़ लिया। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा आंसर 15.60 हो जाएगा। क्योंकि 15.5 हमारी बैरल की ग्रेजुएशन हो गई, 10 को जब हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 निकल के आ जाएगा। तो टोटल हमारा 15.60 निकल के आ जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट बात की जाए तो कितना निकल के आएगा, 90.60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फॉर्म ऑफ थ्रेड इन ये शॉर्ट टूथ थ्रेड, जो एक हमारी शॉर्ट टूथ थ्रेड होती है उसका मतलब कह सकते हैं उसका फॉर्म किस प्रकार से होता है, उसका रूप कैसा होता है। तो उसका रूप क्या होता है, एक साइड में वो 30 डिग्री में इंक्लाइनेशन होती है और दूसरी साइड में 3 डिग्री पर इंक्लाइनेशन होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारा कोई एंगल दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई दिया गया है, तो अगर सेंट्रल लाइन से बात की जाए तो ये हमारी कितनी पर होगी, 3 डिग्री पर होगी, और ये हमारी कितने डिग्री पर होगी, तो ये हमारी यहाँ से अगर एंगल निकाला जाए इसका तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल निकल के आएगा। तो एक फेस हमारा क्या होता है, उसका एक साइड 3 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है और दूसरा 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 53 नंबर का। बात की जाए 54 नंबर क्वेश्चन की, द टेपर इन टेपर पिन रीमर, जो हम टेपर पिन रीमर का प्रयोग करते हैं उसमें टेपर कितना होता है, तो उसमें टेपर होता है 1:50 का टेपर बेसिकली टेपर पिन रीमर में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। 55 नंबर में क्या पूछा गया, ये होल इज टू बी मेड ऑन माइल्ड स्टील विथ ए 12 mm डायमीटर रीमर इफ द अंडर साइड 0.3 mm and overside 0.05, then what will be the recommended drilling means drill diameter for before reaming। हमें क्या करना है, 12 mm की किसी होल में रीमिंग करनी है, उसके लिए हमें 0.3 mm ड्रिल के लिए दिया गया है, उसका अंडर साइज ओवर साइड 0.05 दिया गया है। तो ड्रिल डायमीटर कितना होगा रीमिंग करने से पहले, तो हमें पता है ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, रीमिंग साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज।
अब जो ओवर साइज रखा जाता है ड्रिल के लिए हमेशा सभी कंडीशन में 0.05 mm ही होता है, और इसका अंडर साइज अकॉर्डिंग टू डायमीटर के अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ पर हमारा रीमर साइज कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, अंडर साइज 0.3 दिया गया है, प्लस ओवर साइज कितना है, तो ओवर साइज 0.05 mm है। जब 12 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3.3 प्लस 0.05 को, मीन्स 0.35 को माइनस करना होगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 11.65 mm निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर क्या होता है कि ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है। तो यहाँ से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 11.65 mm। नेक्स्ट बात की जाए 56 नंबर क्वेश्चन की, कि 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर है द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज 10 mm। कोई एक रेगुलर हेक्सागोन, इसका साइड कितना है, 10 mm है। व्हाट इज द क्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ द हेक्सागोन। यहाँ पर बात की जाए फ्लैट टू फ्लैट मीन्स उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, बेसिकली यही इसमें पूछा गया है। तो फ्लैट टू फ्लैट के लिए फार्मूला होता है √3a। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ए मीन्स साइड की वैल्यू 10 mm दी गई है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है 17.3। जो बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, द प्रोसेस ऑफ डिपिंग एनोडाइज्ड पार्ट इन हॉट वाटर इज नोन एज। कोई हमारा क्या है, गर्म पार्ट है, जब उसकी हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो गर्म एनोडाइज्ड पार्ट को हम क्या करते हैं, जब हम उसमें मीन्स जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ठीक, जो हमारा एनोडाइज मीन्स कैथोड एनोड, फिर हमारा जो सॉल्यूशन प्रयोग करते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसमें पार्ट की डिपिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बेसिकली ये प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। धातुओं को संक्षारण से जंग से बचाने के लिए उस पर क्या हम करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया करते हैं, उसमें मीन्स उसको संक्षारण रोधी बनाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनऑर्गेनिक कोटिंग। यहाँ पर बेसिकली बात की जाए अकार्बनिक विलेपन का उदाहरण कौन है, इनऑर्गेनिक कौन सा है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में हमारा हो जाएगा जिंक क्रोमियम प्राइमर। जो जिंक क्रोमेट का प्राइमर होता है, जिंक की जो लेपिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आती है। बाकी बात की जाए ऑयल की, सिरामिक कोटिंग या फिर वर्निश की, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये बेसिकली अंतर्गत आते हैं कार्बनिक कोटिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। बट जो हमारा जिंक हो गया, इसके साथ साथ जो ब्रास हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, मीन्स सिल्वर कोटिंग हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आती है, तो ये सब बेसिकली अकार्बनिक इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इज डन इन मटेरियल टू डिटरमाइन। किसी भी मेटल में हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाती है टू फाइंड द क्रैक बिलो द सरफेस। कोई भी जो हमारी सरफेस है, ठीक, मान लीजिए जो बेसिकली हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने के बाद उस सरफेस के नीचे यहाँ पर कुछ क्रैक है कि नहीं है, कुछ क्रैक वगैरह तो नहीं, पार्ट में कुछ क्रैकिंग तो नहीं हो गई है, तो उस क्रैक को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। ठीक, ये बेसिकली क्या होता है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। मीन्स इसमें हमें पार्ट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पार्ट हमारा बेकार नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 60 नंबर क्वेश्चन की, तो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द हार्डेस्ट टूल मटेरियल अवेलेबल नेक्स्ट टू डायमंड। बेसिकली जो डायमंड होता है सबसे हार्ड कटिंग टूल होता है। अब डायमंड के बाद जो आता है वो सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा होता है, डायमंड के बाद कौन हार्ड होता है, तो डायमंड से ज्यादा हार्ड होता है CBN। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CBN कहते हैं। फुल फॉर्म क्यूबिक बोरान नाइट्राइड। ये क्या होता है, हमारा डायमंड से ज्यादा हार्ड होता है। ठीक, डायमंड से लेस बात की जाए तो कौन सा होता है, हमारा सिरामिक, स्टेलाइट, सीमेंटेड कार्बाइड, ये सभी डायमंड से लेस हार्डेस्ट होते हैं। बट क्यूबिक बोरान नाइट्राइड क्या होता है, डायमंड से अधिक हार्ड होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 30 से लेकर 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे 60 से लेकर के 80 नंबर क्वेश्चन की। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए या अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ पर ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।